हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। और इस क्लास में बेटा हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है उसकी चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा गॉस लॉ, राइट। गॉस लॉ क्या होता है, किस तरह से उसे अप्लाई किया जाता है ना, प्रॉब्लम्स को कैसे ये इजी बना देता है सॉल्व करने के लिए, राइट। इन सारी चीजों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना बेटा। क्लियर सभी लोगों को यहाँ तक की बात। तो कई सारे बच्चों से हमने पूछा था कि कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कौन से लेवल पे आपको बेसिकली पढ़ाई करनी है। तो जेई के बारे में काफी सारे बच्चों ने बताया था, तो उसी लेवल पे हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ लिया था बेटा? अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ चुके थे हम लोग, है ना। लास्ट क्लास में मैं आपको एक सवाल भी देकर गया था कि जो क्वेश्चन है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था किसी स्फीयर के सेंटर पे और उस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स आप लोगों को निकालना था। कई बच्चों ने कमेंट भी किया है, दैट इज अ गुड थिंग, राइट। आपके प्रैक्टिस के लिए बेटा क्वेश्चंस डाले हुए हैं हमने, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चंस की, ठीक। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा हो रही थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये सीख चुके थे बहुत अच्छे तरीके से। नंबर ऑफ लाइंस का काउंट है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। इस क्लास में गॉस लॉ की चर्चा करनी है, क्या होता है गॉस लॉ, राइट। उसे समझने से पहले पहले हम लोग एक काम करते हैं, और वो काम ये होगा बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी पॉइंट चार्ज का वो कितना होता है इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो हमने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, है ना। क्वेश्चन याद है ना सभी लोगों को? कौन सा क्वेश्चन था बेटा? ये क्वेश्चन था। एक स्फीयर था, ठीक है, इस तरह से, और भाई इस स्फीयर से, इस स्फीयर के सेंटर पे अपन ने एक चार्ज रखा हुआ था, राइट। पॉइंट चार्ज था क्यू यहाँ पे, और हमने बोला था कि ये पॉइंट चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस स्फीयर से गुजरने वाला वो कितना होगा। तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है पहले उसकी चर्चा कर लेते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा ई, ठीक है, डॉट डीए। यही होता है क्या? किसी भी डीए एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है ई डॉट डीए। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है ना। काम क्या करते हैं मान लीजिए मैं यहां पे एक छोटा सा सरफेस एरिया लेता हूं, ठीक है। क्योंकि एक क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का एरिया हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो ये जो सरफेस दिखाई दे रही है आपको, ये सरफेस का जो पार्ट है, स्फीयर की सरफेस का जो ये छोटा सा पार्ट, इसका एरिया मैं डीए मान रहा हूं, और इसका एरिया होगा बेटा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, राइट। सही है यहां तक की बात? अच्छा, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। भाई हमें क्या करना है, हमें किसी सरफेस से जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं तो उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एरिया के साथ में। यही काम करते हैं, है ना। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? मैंने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया नहीं हुआ, मैंने बस ये बोला हुआ कि यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस स्फीयर की सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। अगर इसकी रेडियस आर है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या होगी बेटा? के क्यू बाय आर स्क्वायर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ई डॉट डीए में, डीए क्या है? सरफेस का एरिया है, किसी भी छोटे से सरफेस के एलिमेंट का एरिया है। ई क्या है? उस सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है कितना है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख दूंगा मैं उसे, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या ऐसे ही हर एक छोटे से एरिया पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगा, हर एक पॉइंट पे ई ही होगा। ये बात तो समझ में आती है कैसे? देखो, जैसे मान लो यहां पे हमने एक और छोटा सा सरफेस का एरिया ले लिया, ठीक है, ये सरफेस का पार्ट ले लिया, एलिमेंट ले लिया। इसका एरिया ऊपर की तरफ बेटा डीए अगेन, राइट। और इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी इधर की तरफ, है ना। तो इस पूरी सरफेस पे कहीं पे भी मैं देखूं, किसी भी पॉइंट पे या किसी भी एलिमेंट पे देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी कि दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो हमने एक काम किया, हमने कहा कि जो फ्लक्स होगा बेटा इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स, छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा उसे हम डी बोल लेते हैं पहले, ठीक है। डी होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एलिमेंट का एरिया और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, जो कि 0 है। इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला मुझे क्या लिखना है बेटा? छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स लिखना है, डी लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इसका एरिया डीए और दोनों के बीच का एंगल 0 दिखाई दे रहा है, राइट। अगर मुझे पूरे स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर मुझे पूरे स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आपको एक एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स पता चल गया और पूरी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब कि हर छोटे छोटे एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स जो आ रहा है उसको आपने ऐड कर दिया, तो वो बन जाएगा स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स। चलो, बहुत बढ़िया बात है। इस स्फीयर से गुजरने वाले फ्लक्स को हम फाई बोल देते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो भी एलिमेंट होगा वहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, सबको पता है ये बात।
और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डीए से। बेटा ये डीए जो है, ठीक है ना, इसको एज इट इज लिखते हैं और कॉस 0 हो जाएगा 1, ठीक है। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, हर एक एलिमेंट की दूरी जो है आर वो भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अब हमें लिखना है इंटीग्रेशन में डीए बेटा, ठीक है। डीए क्या है? डीए बेटा छोटा सा एलिमेंट है इस स्फीयर की सरफेस पे। अब डीए का इंटीग्रेशन का मतलब है कि जितने भी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट है इस पे, उन सबका समेशन। तो वो तो बेटा स्फीयर के सरफेस एरिया के बराबर आ जाएगा। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? अरे कितना होता है सरफेस एरिया स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो गया आर स्क्वायर सारे, तो 4 पाई के क्यू आ गया। तो फाई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं बेटा तो इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई अगेन कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा इस स्फीयर से गुजरने वाला जो फ्लक्स है फाई, वो आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेसिकली यही गॉस लॉ है, यही गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या कहता है अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे आगे गॉस लॉ में, सेम प्रूफ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैं आपको ऑलरेडी देके चला गया था एक क्वेश्चन कि आपके अंदर जो चीज पढ़ने वाले हैं ना उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हो जाए पहले से, ताकि प्रॉब्लम्स को बेटर अप्रोच कर पाए हम लोग। समझ में आ गई यहां तक की बात? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सिंपल है एकदम, ठीक है। अब गॉस लॉ की स्टेटमेंट बनेगी यहां से। क्या बनेगी बेटा? गॉस लॉ की स्टेटमेंट बनेगी यहां से। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, गॉस लॉ। क्या हेडिंग डालनी है बेटा? गॉस लॉ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप जेई के एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप नीट के एग्जाम की बात कर लो, है ना। सवाल यहां से आना ही आना है और बेहतरीन सवाल आना है। क्या होता है गॉस लॉ? क्या होता है गॉस लॉ? सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, ठीक है, वो उस सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशो के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है बेटा, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लिखा हुआ है? ये क्या है बेटा? ई डॉट डी ए, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो आपको इंटीग्रेशन पे लूप दिख रहा है इसे बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रल। तो किसी भी बंद सरफेस, इसका मतलब होगा बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स। ये क्लोज इंटीग्रल क्या है? ये किसी क्लोज सरफेस को प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या है? क्लोज इंटीग्रल। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग यह है कि किसी भी बंद सरफेस से, मतलब अब ये चीज ध्यान देना, ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड नहीं है। क्या बोला मैंने? किसी भी बंद सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो उस सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशो के बराबर होगा, ठीक है ना। क्लियर है बात? समझ में आ गई? स्टेटमेंट लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो, अरे स्टेटमेंट लिख सकते हो ना। फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस is equal to ratio of charge enclosed by closed surface and epsilon naught परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा? उस बंद सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होगा। अब गॉस लॉ बेटा एक मैथमेटिकल लॉ है, मैथमेटिकल टूल है जो हमारे लिए आसान बना देगा बहुत सारी चीजों को। देखो पहली चीज, हम किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उस सरफेस के अंदर का चार्ज देखना है और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना, बस खत्म, वही है फ्लक्स, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, हम किसी भी बंद सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट है तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसी लॉ से किसी भी बंद सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो गई तो एक ही साथ में,
तो बहुत सारी चीजें हो गई एक ही साथ में, राइट। तो इसलिए ये लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करेगा, फ्लक्स निकालने में हेल्प करेगा, किसी बंद सरफेस के अंदर का चार्ज निकालने में हेल्प करेगा, तो अच्छी चीज हो गई, राइट। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, गॉस लॉ को अप्लाई कैसे करना है ना, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे वो तो हम पढ़ने ही वाले, खैर, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और वो चीजें क्या है कि जो गॉस लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है बेटा? सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए। अगर सरफेस क्लोज नहीं होगी तो हम इमेजिन करेंगे कोई क्लोज सरफेस, और कैसे करना है वो हम सीखेंगे प्रैक्टिस करके, किसके थ्रू? क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है ना। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, ठीक। अच्छा, अब इसका थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। और ये बेटा एक मैथमेटिकल टूल है, पहले फिर से बता रहा हूं अगेन, एक्चुअल में कि हम गॉस लॉ को पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हमारा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के 12वीं क्लास में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपको किसी भी रैंडम शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग सीधा सीधा गॉस लॉ को लगा दोगे, उससे आपका इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, किसी भी शेप के कारण किसी भी एक पॉइंट पे। लेकिन ये एक्चुअल लॉ नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। एक्चुअली तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इंटीग्रेशन से हमेशा, ठीक है। किसी भी शेप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो निकलता है इंटीग्रेशन से। ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है जो हमारी कैलकुलेशंस को आसान कर रहा है। क्या कर रहा है? कैलकुलेशंस को आसान कर रहा है, राइट। तो मैं गॉस लॉ के स्टेटमेंट वगैरह का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। मान लीजिए कोई भी आर्बिटरी क्लोज सरफेस है, एनी आर्बिटरी क्लोज सरफेस ले लो, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। इसके अंदर मान लीजिए बेटा कुछ चार्ज है, ठीक है, Q1 Q3 और -Q5, ठीक है। बाहर भी चार्ज है Q2, ठीक है, Q4, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस। इस क्लोज सरफेस को हमने नाम दे दिया गॉसियन, गॉसियन, ठीक है ना। कौन सा सियन? गॉसियन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या थी गॉस लॉ की? याद करो, स्टेटमेंट क्या थी गॉस लॉ की? कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो उस सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होगा। इसको हम लोग फाई क्लोज से भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या? किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है ना, फाई को हमने E.dA लिख दिया, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसको हमने बराबर कर दिया Q(in)/एप्सिलॉन से, है ना, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, बहुत सारे चार्जेस है, Q1 का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q3 का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q4 का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q5 का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना अपना इस सरफेस पे, ठीक है। सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर बेटा जो एरिया है वो भी होगा अपनी सरफेस का कुछ ना कुछ, किसी भी एलिमेंट का। फिर हमें एंगल्स देखने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कहां कहां पे कितना एंगल है। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक कैलकुलेशंस हो जाती हैं। अब इस कैलकुलेशन को देखो कितना आसान बना दिया गॉस लॉ ने। क्या करना है हमें? इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, ठीक है। कितना होगा? कितना होगा? इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q3 माइनस Q5। टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर यही है, इसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, बस खत्म, ये आ गया आंसर। क्यों यूज करें हम लोग E.dA जब हमारे पास Q(in)/एप्सिलॉन का लॉ आ गया है? तो यहां पे मान लो कोई एक छोटा सा एरिया लेना था हमें, उस एरिया पे पहले हम लोग सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, फिर बेटा हम लोग उस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल देखते, फिर इंटीग्रेशन करते। अरे क्यों करना है? डायरेक्ट सरफेस के अंदर का चार्ज लिखो, डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, हो गया, खत्म, खत्म, ठीक है। क्लियर है? कोई भी बंद सरफेस हो, उस बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे लिखेंगे? उसके अंदर का टोटल चार्ज और उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। देखो आ गया ना मजा। अब कुछ चीजें हैं जो ध्यान भी रखनी है हमें, ठीक है। जो फ्लक्स है, लिख दो, जो फ्लक्स है वो सिर्फ अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब इस E.dA में जो ये E है ना, इस E.dA में जो ये E है, ठीक है, दिस इज ड्यू टू ऑल चार्जेस इन स्पेस। मतलब कि स्पेस में जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं उन सभी चार्जेस के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि अभी यहां पे स्पेस में कितने चार्जेस? Q1 Q2 Q3 Q4 और माइनस Q5। तो Q1 Q2 Q3 Q4 एंड माइनस Q5, ठीक है, माइनस Q5। मतलब समझे क्या है? मतलब समझे क्या है
कि ना देखो जो ई डॉट डी ए यानी कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है वो जो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो यहां तो हमें सिर्फ अंदर का चार्ज लिखना है सरफेस के, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है ना, ये स्पेस में सभी चार्जेस जो भी मौजूद हैं उनके कारण है। क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे किसी भी एक पॉइंट पे आप कोई भी एक छोटा सा पॉइंट ले लो, आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सभी चार्जेस के कारण, सभी चार्जेस के कारण। तो वो सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर वाले के कारण नहीं है। सरफेस के किसी भी पॉइंट पे यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? गॉसियन सरफेस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट पे मान लो गॉसियन सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ई क्या है बेटा? ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड? जितने भी चार्ज है, अंदर वाले भी प्लस बाहर वाले भी। देखो क्यू इन में सिर्फ अंदर वाला चार्ज रखना है, लेकिन 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 यहां पे जो ई होगा वो सभी चार्जेस के कारण। ये लिख लेना बेटा, ये बच्चे कई बार क्या है कि अंदर वाला चार्ज है, उसके एमसीक्यू आता है कई बार जेई के पेपर में कि दिस ई इज ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्जेस आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, ऑल द चार्जेस अवेलेबल इन द स्पेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेटा ऑल द चार्जेस अवेलेबल इन स्पेस, जितने भी चार्जेस हैं स्पेस में सभी के कारण है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस के ऊपर। क्या है ये ई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यहां तक की बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बेसिकली गॉस लॉ हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कारण। ठीक, क्या करना बेटा? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें गॉस लॉ के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? गॉस लॉ के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए पहले हम गॉस लॉ के छोटे छोटे और एग्जांपल कर लेते हैं, और उन एग्जांपल्स को करके हम लोग फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अपन लोग नोट कर लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक क्यूब है, मान लीजिए क्यूब बनाते हैं एक छोटा सा। ठीक है ना, एक है क्यूब। ठीक है ना, ये रहा। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो। बन गया ना क्यूब। उतना परफेक्ट नहीं है बट ठीक है यार, क्यूब जैसा ही है, मान सकते हो क्यूब है। ठीक है, क्यूब थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, है ना? अभी ठीक है, ठीक है, अभी क्यूब जैसा ही है। ठीक, मान लो इस क्यूब के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया यहाँ पे, क्यूब पॉइंट चार्ज। ठीक है, और मुझे पूछा गया है कि इस क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स बताए। अब क्यूब एक क्लोज सरफेस है, अरे क्यूब जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो क्यूब एक बंद सरफेस हो गई, है ना? तो मुझे पूछा गया कि इस क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स। अब ये क्योंकि एक क्लोज सरफेस है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? तो कोई भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? उस सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर आंसर। खत्म, खत्म। गॉस लॉ याद रखना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक शेप्स के लिए काम आएगा, सिमेट्रिक शेप्स के लिए काम आएगा, सिमेट्री में काम आएगा। क्यों आएगा ये मैं अभी बताऊंगा जब गॉस लॉ को अप्लाई करना सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के कोई चार्ज, सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के कोई चार्ज। ठीक है, तो बिल्कुल सिमेट्री है, क्यूब है एक सिमेट्रिक शेप, उसके भी सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मुझसे पूछा जाए फ्लक्स थ्रू वन फेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस, वन फेस, किसी भी एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दो। 6 फेस हैं। ठीक है, 6 फेस से पता है, 6 फेस हैं, 6 फेस से कितना गुजर रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना गुजरेगा बेटा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। खत्म बात, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब ये पता कब होगा? ये तभी होगा जब हमारा चार्ज सेंटर पे रखा होगा। अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिसलोकेट कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा डिसलोकेट कर दूं, मतलब सेंटर से हटा कहीं और रख दूं, तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन एक फ्लक्स से गुजरने वाला चेंज हो जाएगा। तो सिमेट्री के केसेस में ही बेसिकली ये जो अपना गॉस लॉ है वो अप्लाई होता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? भाई 6 फेस से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, तो एक से कितना गुजरेगा? इतना गुजरेगा, बस सिंपल सी बात है। कोई भी क्लोज सरफेस दी हुई है, सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी इस केस में होगा क्या, मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे जो ये चार्ज है, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्यूब के सेंटर पे है, तो इस चार्ज के कारण ना इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी। अरे मानते हो ना?
अरे इनको ही तो काउंट करना है, यही तो फ्लक्स होगा, ठीक है। अब क्योंकि सिमेट्री के सेंटर पर रखा हुआ है, मतलब ये बेसिकली एक क्यूब है, उसके सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इससे चारों तरफ रेडियल डायरेक्शन में एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। क्योंकि ये सेंटर पर रखा हुआ है तो सारे फेस से इक्वल लाइन से गुजरेंगी, यानी कि 6 के 6 फेस से जो फ्लक्स गुजरेगा, जैसे एक से जो गुजर रहा वही दूसरे से गुजरेगा, वही तीसरे से गुजरेगा, वही चौथे से, वही पांचवें से, वही छठे से, हर एक फेस से इक्वल फ्लक्स गुजर रहा होगा। इसलिए हमने ये डायरेक्ट यहां पे लिख दिया कि भाई 6 फेस से गुजरने वाला पता है, मतलब क्यूब से गुजरने वाला पता है, एक फेस से निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड 6 से डिवाइड कर दो, हो गया काम। अगर मैं बेटा यही सेम काम ऐसे कर दूं कि मैंने यहां पे एक क्यूब बनाया लेट से, ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट से एक क्यूब बनाया है, ठीक है ना, ये बना दिया, ठीक। अब मेरे को कहा गया कि मैंने इसके सेंटर से चार्ज थोड़ा सा इधर रख दिया क्यूब, ठीक है, रख दिया। अब देखो पूरे के पूरे क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, पूरे के पूरे क्यूब से गुजरने वाला तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। लेकिन हर एक फेस से अब इस केस में हम गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बेटा देखो इस तरह से अब ऐसे निकल रही होंगी लाइंस, ठीक है। जो सरफेस पास में होगी उससे ज्यादा लाइंस गुजर रही होंगी, जो सरफेस दूर होगी उससे कम लाइन गुजर रही होंगी। तो इस वाली सरफेस से ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, बाकी से कम फ्लक्स गुजरेगा। तो यहां पे सिमेट्री नहीं आ रही, यहां पे सिमेट्री नहीं आ रही है, सिमेट्री नहीं आ रही तो आप पूरे सरफेस से तो निकाल सकते हैं, मतलब क्यूब से तो निकाल सकते हैं, बट कोई एक सरफेस से नहीं निकाल सकते। क्यूब से गुजरने वाला तो निकाल देंगे, बट किसी एक सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हम यहां पे इस केस में नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए सिमेट्री का होना जरूरी है, इसलिए सिमेट्री का होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको अगेन एक क्यूब दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि इस क्यूब के, ठीक है, फेस पे, किस पे बेटा, फेस पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पे क्यू, यहां पे रखा हुआ है क्यू, यहां पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है। मुझसे कहा कि इस क्यूब के एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, फ्लक्स थ्रू एनी फेस, ठीक है, फ्लक्स इस बार थ्रू फेस ऑफ क्यूब, किसी एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स बता सकते हो क्या? किसी भी एक फेस से। अब ये क्यूब है ना, क्यूब के साइड में, अब क्यूब के अंदर नहीं है चार्ज, अब क्यूब के अंदर नहीं है ये चार्ज, बात मान गए क्या, समझ गए क्या? क्या ये चार्ज क्यूब के अंदर है? नहीं 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 नहीं, सरफेस तो क्लोज है लेकिन उसके अंदर कोई भी क्या नहीं है बेटा, चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन सरफेस पे है, लेकिन सरफेस पे है, ठीक है। अच्छा, तो फ्लक्स तो कुछ ना कुछ गुजर रहा होगा, गुजर रहा होगा, नहीं गुजर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सिमेट्री को लाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले सीन में सिमेट्री को लेके आएंगे, ठीक है। अगर सोचो मैं ऐसा ही क्यूब इधर रख दूं, अगर मैं एक और ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा ही क्यूब रख दूं, तो क्या दो क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा ये चार्ज? अरे अगर मैं इधर ऐसा ही एक और क्यूब रख दूं, ठीक है, जो डैश लाइन दिख रही है आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है ना, ये अपना नया वाला क्यूब हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, ठीक है, ठीक है ना, यहां तक जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये आगे जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ये जो डैश्ड लाइन दिख रही है आपको बेटा, ये एक और क्यूब है, दूसरा क्यूब है, ठीक है। अगर हमने इस क्यूब के साथ में एक और क्यूब इमेजिन कर ले, इमेजिन कर लो, तो क्या ये, जैसे मान लो इसकी साइड थी ए, ठीक है, ए साइड का ही आपने और क्यूब इमेजिन कर लिया, तो क्या 2a साइड के क्यूब के, मतलब इसको एक बड़ा क्यूब मान लो, और सेंटर पे आ गया अब ये चार्ज, आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? देखो देखो ध्यान से देखो, देखो 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 ध्यान से देखो, आ गया है क्या? सोच के देखो, आ गया है क्या बेटा? हैं? अरे आ गया है क्या? देखो बेटा, साइड 2a ऐसे हुई है, आगे पीछे से 2a नहीं हुई है, आगे पीछे से 2a नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, अभी ये सेंटर पे नहीं आया है ना, ऐसे सोचना नहीं, अभी सेंटर पे नहीं आया, लेकिन 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 मुझे ये पता है कि दोनों ही क्यूब के बीचों बीच है चार्ज, दोनों ही क्यूब के बीचों बीच है ये चार्ज, ठीक है। तो हम एक क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों से जितना भी फ्लक्स गुजरेगा वो बराबर बराबर, क्योंकि दोनों के बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है,
दोनों के बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है चार्ज। तो मेरे को इतना पता है कि दो क्यूब से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी एक क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल सकते हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सरफेस से गुजरने वाला या फेस से गुजरने वाला नहीं निकाल सकते क्योंकि सेंटर पे नहीं है, एक से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फेस से नहीं निकाल सकते हैं, बस हम क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। दो क्यूब से कितना गुजर रहा है, दो क्यूब से गुजर रहा है, क्योंकि दोनों के बेटा बिल्कुल बीचों बीच आ गया, तो जितना लेफ्ट वाले क्यूब से गुजर रहा होगा फ्लक्स उतना ही राइट वाले से गुजर रहा होगा। सिंपल सी बात है। अरे जितना लेफ्ट, सिमेट्रिक बन गई, बस बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं, जितना लेफ्ट वाले से गुजर रहा होगा उतना ही राइट वाले से गुजर रहा होगा। हो रहा होगा ऐसा, हो रहा होगा ना। तो दो से गुजर रहा है क्योंकि टोटल चार्ज तो क्यू ही अंदर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना गुजरेगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या बात? अरे ठीक है क्या बात बेटा, समझ में आ गई कहानी, ठीक है। अच्छा एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है बेटा, मान लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, होलो हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। क्या है ये, एक होलो हेमिस्फीयर है। तो होलो हेमिस्फीयर, इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताना है आपको। क्या बताना बेटा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताना, होलो हेमिस्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। अब बेटा होलो हेमिस्फीयर मतलब कट हो रहा है, तो ये तो ओपन सरफेस है, क्लोज तो हुई नहीं हुई ना। तो ओपन सरफेस के लिए तो गॉस लॉ वैलिड ही नहीं है, तो कैसे वैलिड करेंगे गॉस लॉ को। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई ओपन सरफेस मिलेगी ना, हम बेटा क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे उसे सिमेट्री से, ठीक है। यानी कि अगर मेरे को ये होलो हेमिस्फीयर जो दिख रहा है, इसके नीचे मैं एग्जैक्टली सेम होलो हेमिस्फीयर इमेजिन कर लूं, सेम एकदम, मतलब एक कटोरी है ऊपर ऐसे रखी हुई है, ऐसे उसके सेंटर पे चार्ज है। अगर मैं दूसरी कटोरी और इमेजिन कर लूं नीचे सेम साइज की, ठीक है, तो स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर के सेंटर पे चार्ज आ गया और स्फीयर एक क्लोज शेप है। स्फीयर एक क्लोज सरफेस होती है नहीं होती, क्लोज सरफेस होती है स्फीयर, बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, बहुत बढ़िया बात है। इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है ना, मतलब कि दो हेमिस्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा, दो हेमिस्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना था एक से, तो एक से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म कहानी। क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, अरे हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। बहुत सवाल करने हैं अभी हमें जेई और नीट लेवल के, लेकिन अभी बस स्टार्टिंग है गॉस लॉ की, बेसिक इंट्रोडक्शन है गॉस लॉ का, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा समझ गए ना सिमेट्री कैसे बनेगी। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये एक इस तरह से हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, यहां पे इसके सेंटर से बाहर चार्ज रखा हुआ है क्यू। क्या रखा हुआ है, चार्ज। ये क्लोज सरफेस है, मतलब ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है। इस हेमिस्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना, बंद है ये, क्लोज है, क्लोज, ठीक है। तो क्योंकि बेटा ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो फ्लक्स जो निकल रहा होगा वो होगा जीरो, क्योंकि क्यू इन जीरो है, अंदर का चार्ज जीरो है, इसलिए इससे फ्लक्स गुजर रहा होगा जीरो। कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा बेटा, जीरो। टोटल फ्लक्स कितना गुजर रहा होगा इससे, जीरो। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा जीरो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी देखो इमेजिनेशन कैसे कैसे बनानी है हमें गॉस लॉ के लिए, सुनना ध्यान से। मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है ना, ये एक स्क्वायर प्लेट है, एनसीईआरटी में भी है ये सवाल वैसे तो। ये एक स्क्वायर प्लेट है बेटा, ठीक ठाक सी प्लेट ही दिख रही है बस, चलो मान लेते हैं अभी के लिए। ये सेंटर है स्क्वायर प्लेट का, साइड जो है ए है, ठीक है। सेंटर से ए बाई, मतलब स्क्वायर प्लेट ऐसे पड़ी हुई, उसके सेंटर से a/2 दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। आपको क्या करना है, आपको इस प्लेट से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। अब देखो ये क्लोज सरफेस तो है नहीं, ये तो ओपन सरफेस है, तो सर ऐसे में गॉस लॉ कैसे लगाएंगे, अब आपको सिमेट्री इमेजिन करनी पड़ेगी बेटा, सिमेट्री इमेजिन करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा सिमेट्री, ठीक है। अगर स्क्वायर प्लेट दे रखी है तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप इमेजिन कर सकते हो क्यूब। देखो ए साइड की एक प्लेट है, चलो मैं बना के देखता हूं, देखो एक बार क्यूब। ए साइड की एक प्लेट है और उस प्लेट के बॉटम से a/2 दूरी पर एक क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। जी सर ये बात तो हमें यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है।
मतलब ये केस कैसा है मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। ये केस कुछ ऐसा है बेटा, ठीक है ना। ये केस कुछ ऐसा है कि नीचे वाली जो प्लेट है, दिस इज दिस, ये प्लेट है अपने पास में, ये प्लेट दे रखी है बेटा अपने को, क्या दे रखी है, ये वाली प्लेट दे रखी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। साइड भी हमें दे रखी है, दिस इज ए, तो ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगी, सिंपल है एकदम, ठीक है। चलो बात तो समझ में आ गई सर, ठीक है। अब इस प्लेट से a/2 ऊपर एक पॉइंट चार्ज है Q, रखा हुआ है, रखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर मैं, जैसे मैंने ये सरफेस मुझे दी गई, मुझे कहा गया कि एक स्क्वायर प्लेट है, उसके ए साइड है उसकी, और a/2 पे एक वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बेटा, चार्ज रखा हुआ है। मतलब कि एक क्यूब अगर मैं इमेजिन करूं तो क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। अरे क्योंकि देखो टोटल दूरी तो साइड की ए होगी, अगर मैं इस सरफेस को कंसीडर करूं एक क्यूब का पार्ट, ये सरफेस दी मुझे क्यूब, एक स्क्वायर सरफेस है ना, स्क्वायर सरफेस अगर दी जाए तो क्लोज सरफेस अगर आपको बनानी हो तो क्या कर लो, उसका एक क्यूब इमेजिन कर दो, ठीक है। तो हमने इमेजिन किया कि यार ये जो सरफेस है, अगर मैं ऐसी 5 सरफेस और मान लूं तो एक क्यूब बन जाएगा, और उस क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा ये चार्ज, क्योंकि इसकी साइज ए है ना, क्यूब की हर एक साइड जो होती है वो ए होती है, तो ये ए है, ये ए है, ऊपर वाली भी ए होगी, राइट। और बिल्कुल बॉटम से a/2 दूरी पर है, यानी कि ऊपर वाली से भी a/2 दूरी पे नीचे होगा, ये नीचे वाली से a/2 ऊपर है तो ऊपर वाली से a/2 नीचे होगा, मतलब बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, रखा हुआ है, रखा हुआ है, देख लो ना। मतलब हमें एक प्लेट दी, हमने उस प्लेट को पार्ट मान लिया। किसका पार्ट मान लिया बेटा, एक क्यूब का। हमने बोला कि यार अगर इस सरफेस को मैं इमेजिन करूं इसके जैसी ही और एकदम आइडेंटिकल 5 और सरफेस, तो ये तो क्यूब बन जाएगा। मतलब हम मान सकते हैं कि ये क्यूब का पार्ट है, मान सकते हैं, मान सकते हैं। क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स तो पता है हमें, अरे क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स तो पता है ना हमें, बंद सरफेस है, कितना जाएगा, Q/ε0 जाएगा कि नहीं जाएगा, बंद सरफेस के से गुजरने वाला फ्लक्स। अब क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है तो हर एक सरफेस से इक्वल फ्लक्स गुजरेगा, मतलब 6 सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है Q/ε0, तो एक से कितना गुजरेगा, Q/6ε0, खत्म कहानी। तो बेटा इससे गुजरने वाला फ्लक्स आ गया Q/6ε0, बस हो गया। देखो कितना इजी है, बस हमें क्या करना है, इमेजिन करनी है सिमेट्री। क्या करना है बेटा, इमेजिन करनी है हमें सिमेट्री, इमेजिन करनी है हमें, क्या इमेजिन करनी है, सिमेट्री। क्या इमेजिन करनी है, सिमेट्री, ठीक है, क्लियर है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, अभी एक आई थिंक ओलंपियाड का क्वेश्चन था, बट वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। एक सरफेस है, लेट्स से दिस 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 एंड दिस, ठीक है, दे दी सरफेस ए, ठीक है, a/2 नीचे और a/2 इधर, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, कहा गया इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। मतलब एक स्क्वायर प्लेट है, उसके सेंटर से इधर a/2 पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, कहा गया है कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। अब इस केस में अगेन हम लोग क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो, अगर मैं ऐसी ही 5 सरफेस और इमेजिन कर लूं, अगर मैं ऐसी ही 5 सरफेस और इमेजिन कर लूं, इमेजिन करो भाई, इमेजिन करो, गॉस लो, इमेजिनेशन ही है और कुछ नहीं है। क्या है बेटा, इमेजिनेशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्या है गॉस लो, इमेजिनेशन है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। 5 सरफेस इमेजिन कर ली, मुझे इस सरफेस के बारे में ज्ञान है, मुझे ये सरफेस दी हुई है, ठीक है, इसकी साइड दे रखी है मुझे, दिस इज ए, ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी ए। मैंने अगर ऐसी ही 5 सरफेस और इमेजिन की इसी साइज की, तो मेरे को डायमेंशंस का आइडिया है अच्छे से। अगर ये प्लेट की साइड्स ए हैं तो क्यूब की हर एक साइड ए होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। अब हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया बेटा कि यहां से सेंटर से इसके a/2 दूरी पे, ध्यान से सुनना। अब ये साइड अगर ए है तो इस वाली प्लेट से a/2 दूरी का मतलब है सेंटर। क्या है बेटा, सेंटर, सेंटर पे चार्ज रखा हो Q, क्यूब से कितना गुजरेगा, Q/ε0, 6 फेस से गुजरने वाला है, एक से कितना गुजरेगा, Q/6ε0, इससे गुजरने वाला फ्लक्स है, खत्म, बिल्कुल। मतलब बेसिक है, बेसिक है, एकदम बेसिक है। बस इमेजिनेशन अब आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए अब। और फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों की इमेजिनेशन वैसी अच्छी होती है, नहीं होती है तो पढ़ पढ़ के हो जाती है ना, धीरे धीरे ही होती है, बट ऐसा एकदम से नहीं होती है।
बट हाँ इट टेक्स टाइम, लेकिन हो जाता है जो भी है। ठीक, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी भाई? अच्छे अच्छे सवाल जो गॉस लॉ के बन सकते थे वो तो हमने कर लिए हैं। और बताओ, सोचो सोचो सोचो, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, सिमेट्री यूज करेंगे, सिमेट्री लाने की कोशिश करेंगे। अगर अपने आप बन रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रही है तो भाई फिर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर सिमेट्री नहीं बन पा रही है तो क्या करेंगे? बनाने की कोशिश करेंगे। यही कर सकते हैं ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बेटा जेईई के पेपर में डायरेक्ट गॉस लॉ से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट गॉस लॉ से पूछे जाते हैं, बहुत सारे बेहतरीन सवाल। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी लोगों को, सभी लोगों को, सभी लोगों को बिल्कुल एकदम ठीक है ना। एक क्वेश्चन गॉस लॉ का मैं आप लोगों को करने के लिए दे दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, दे दूं अभी के लिए? अभी के लिए दे दूं? चलो एक चीज करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। एक इनफाइनाइट प्लेट है, एक इनफाइनाइट प्लेट है, कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं। ऐसे इनफाइनाइट प्लेट है। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो ना, कि इसका ये वाला एंड भी और ये वाला एंड भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये वाला एंड भी और ये वाला एंड भी इनफाइनाइट पे जा रहा है। ठीक है, क्या है बेटा? ये इनफाइनाइट प्लेट है, मतलब कि एक प्लेट है और बहुत लंबी है, ऊपर उसका ऊपर वाला एंड भी नहीं पता मुझे कहां है, नीचे वाला भी नहीं पता। ठीक है, इस प्लेट से कुछ दूरी पे यहां पे चार्ज रखा हुआ है कुछ Q। ठीक है, मुझे इस प्लेट से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस प्लेट, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस प्लेट। ठीक है, अब सिमेट्री बनानी है हमें बेटा, हमें क्या करना होता है? हमें क्लोज सरफेस के अंदर लाना होता है, इसे सिमेट्री पे लाना होता है, बस और कुछ नहीं। ये दूरी मान लो आप लोग कुछ भी, इसके सेंटर से मतलब कहीं से भी मान लो, लेट्स से दिस इज A। कितनी ये दूरी? A है। ठीक है, चलो सोचो सोचो सोचो, कैसे सिमेट्री बनाया जाए इसे, कैसे इसे सिमेट्री बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? इमेजिन करके देखो। देखो, अगर मैं इस प्लेट के बगल में अगेन यहां पे A ही दूरी पे एक और इनफाइनाइट प्लेट अज्यूम कर लूं, एक और क्या अज्यूम कर लूं? इनफाइनाइट प्लेट अज्यूम कर लूं। कर लूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? कर ली? अरे कर ली, अरे कर ली क्या? जी सर कर ली, कर ली। ठीक है, अब देखो ये और ये इनफाइनाइट है, मतलब इधर भी इनफाइनाइट है, अंदर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, अंदर भी इनफाइनाइट है। मतलब यह है कि सुनने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक इनफाइनाइट प्लेन है। मतलब इनफाइनाइट प्लेन का मतलब है कि वो इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है, मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, मैंने क्या किया, उसके बगल में चार्ज रखा हुआ है, मैंने उसके पीछे भी एक और ऐसा ही, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी और इस तरह से भी अज्यूम कर लिया कि भाई जो ये प्लेन है इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है। ठीक है, अब दो पैरेलल लाइन बेसिकली इनफाइनाइट पे मिलती है, सबको पता है। ठीक है, तो जो अपर एंड है वो इनफाइनाइट पे मिल रहे होंगे दोनों प्लेन के, लोअर एंड भी इनफाइनाइट पे मिल रहे होंगे। ठीक है, ये वाले जो एंड है वो भी आगे जाके इनफाइनाइट पे मिल रहे होंगे, और पीछे वाला जो एंड है वो भी आगे जाके इनफाइनाइट पे मिल रहे, मतलब एकदम जो प्लेन्स हैं वो इनफाइनाइट पे मिल रहे हैं। तो मिल तो रहे ना, मिल तो रहे, तो बन गई क्लोज सरफेस। फील करो अब इसको, क्लोज सरफेस है, ये है नहीं लेकिन फील करो कि है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है। दोनों का अपर एंड इनफाइनाइट पे जाके मिल गया, लोअर एंड इनफाइनाइट पे जाके मिल गया, ये वाला एंड प्लेन के बाहर वाला एंड इनफाइनाइट पे जाके मिल गया, आगे वाला एंड इनफाइनाइट पे जाके मिल गया। तो हो गई ना क्लोज सरफेस, ऐसे बंद हो गई और फिर ऐसे भी बंद हो गई क्लोज सरफेस हो गई। अच्छा, तो दो सरफेस से गुजर रहा है फ्लक्स, कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना गुजर रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना गुजरेगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या? इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो भाई? अच्छे सवाल करने पड़ेंगे, देखो हमें अगर तैयारी करनी है बढ़िया से तो। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, कर लो भाई, क्या दिक्कत है? हो पा रहा है इमेजिन थोड़ा बहुत या नहीं हो पा रहा है बेटा? सोचो 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 सोचो। देखो ये हो गया ना, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको एक सवाल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक प्लेट है, ठीक है, ए साइड की है, ठीक है, क्या है बेटा? ए साइड की है,
और उस प्लेट से गुजरने वाला फ्लक्स मैंने पूछा था, ए साइड है, a/2 पे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि a/2 दूरी पे यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। दिस वॉज A, दिस वॉज A, दिस वॉज a/2, ठीक है, ये दूरी थी a/2। और मैंने कहा था कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, आपने कहा था सर Q/6ε0। यही आ रहा था क्या? यही आ रहा था ना, क्योंकि हमने एक क्यूब इमेजिन किया था और क्यूब का पार्ट माना था इसे, तो 6 सरफेस के सेंटर पे आ गया था चार्ज, तो 6 सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हमने निकाल दिया था, तो 1 से गुजरने वाले के लिए 6 का डिवाइड कर दिया था, क्योंकि इक्वली तो फ्लक्स गुजर रहा था सबसे। ये सारा का सारा काम हो गया था, ठीक है। अच्छा, कुछ और तरीका हो सकता है क्या सर? मतलब हमें तो सरफेसेस बहुत सारी इमेजिन करनी पड़ रही हैं, आप तो पता नहीं प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन लगा दे रहे हो और उनको इमेजिन करवा रहे हो, है ना। कैन देयर बी अनदर वे टू फाइंड सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स? अगर हमारे पास में कोई ऐसी शेप आ जाए जिसे हम कंसीडर ही ना कर पाएँ, जिसकी सिमेट्री को, या जिस शेप के कारण हम लोग यही बना ना पाएँ कि क्या बनेगी। अभी तो स्क्वायर प्लेट आप बना रहे हो तो क्यूब बन जा रहा है, आधा स्फीयर दे रहे हो तो हम उसे कंप्लीट कर दे रहे हैं, पूरा स्फीयर बन जा रहा है, राइट। क्या कुछ और भी तरीका हो सकता है सॉल्व करने का इन प्रॉब्लम्स को? बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कैसे? आप ना एक सिलेंडर अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लो? एक सिलेंडर अज्यूम कर लो, ठीक है। और उस सिलेंडर का पार्ट मान लो इसे। क्या मान लो बेटा? उस सिलेंडर का पार्ट, मतलब उस सिलेंडर के किसी पॉइंट पे, मतलब ए रेडियस का आप सिलेंडर कंसीडर कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और इससे सारे सवाल हो जाएंगे, सिलेंडर वाली अप्रोच से सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने मान लीजिए एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर हो गई, ठीक है। दिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, है ना। मतलब कितना भी बड़ा करो, कितना भी छोटा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए साइड का ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है बेटा? ये ठीक है, यहां पे ये ए साइड का हमने माना हुआ है, रेडियस ए है ना। तो a/2 दूरी पे यहां से a/2 पे एक अपना इस तरह से सरफेस है जो कट कर रहा है, इसे कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा नहीं कर रहा। अरे भाई ऐसे ना बिल्कुल एकदम सिमेट्री बनानी है, तो ये दूरी a/2 है क्या नहीं है? कितनी है बेटा ये दूरी? a/2 है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, और आपने सिलेंडर भी इतना ही बड़ा मानना है जितना बड़ा अपना प्लेन है, जितनी बड़ी अपनी सरफेस है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से, मतलब ये इस तरह से आगे इसको नीचे कट कर रहा है, ठीक। अब आपको पता है कि 2π एंगल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। भाई ये क्लोज सरफेस बन गई, बन गई कि नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई सर। तो अब ये सिमेट्री भी है, देखो बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, ए साइड का मतलब ये भी ए है ना, हाइट भी ए है और ऐसे रेडियस भी ए है, बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक काम हो रहा है। तो यहां से बिल्कुल एकदम सिलेंडर के सेंटर पे रखा हुआ है, तो सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स पता है, मतलब हमें टोटल 2π एंगल से गुजरने वाला फ्लक्स पता है, Q/ε0, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये सरफेस जो है कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी, सोच के देखो, सोच के देखो कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी, ठीक है। दिस डिस्टेंस वी नो a/2 है, ये भी a/2 है, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग बेटा सवाल को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। खैर इसकी जो मेजर चर्चा है मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जहां पे हम लोग जेईई मेन और एडवांस के अच्छे अच्छे सवाल कर रहे होंगे, राइट। उस क्लास में हम जरूर इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों को चर्चा जो करनी है इस क्लास में, वो करनी है बेटा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा इस तरह के सवालों को, सिलेंडर अप्रोच को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा सुनना जरा ध्यान से। बेटा हमने अभी तक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। अब ये जरूरी थोड़ी कि चार्ज पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है किसी तार के ऊपर चार्ज हो सकता है किसी प्लेट के ऊपर चार्ज हो सकता है किसी सॉलिड सिलेंडर में चार्ज हो सकता है किसी स्फीयर में चार्ज हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो उन केसेस में क्या करेंगे बेटा, हमको सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, ऐसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता था ऐसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है बेटा। अगर किसी लेंथ में चार्ज फैला हो, जैसे मान लो यहाँ पे इस लेंथ पे चार्ज है, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लैम्डा कंसीडर करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कंसीडर करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है,
चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर किसी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, लेट्स से सरफेस है, ठीक है, इस पे चार्ज फैला हुआ है, तो हम कंसीडर करते हैं सिग्मा। सिग्मा होता है एरियल चार्ज डेंसिटी कि कितने एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी, या इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। इससे बेटर वर्ड लिख लो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्या लिख देंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है तो हम लोग डेंसिटी मानते हैं रो। ये सब आप 11वीं में सेंटर ऑफ मास वगैरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग डेंसिटी मानते हैं रो। इसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। अब हमें कभी वायर के कारण निकालना पड़ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी सरफेस के कारण निकालना पड़ रहा होगा, कभी स्फीयर के कारण, और इन तीनों के कारण हम निकालेंगे भी, जो कि होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेटा, उसमें हम डिफरेंट शेप्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होंगे, निकाल रहे होंगे, विच विल बी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन बनेगा वो, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे, है ना। ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक गॉस लॉ के ऊपर था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ गॉस लॉ की चर्चा करी थी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटा, क्लियर है। थैंक यू सो मच।